बड़ी तादाद है ऐसे लोगों को फौरी तौर पर मुलाजमतों में या फिर इसके अलावा दीगर शोबों में फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। उस ताल्लुक से बात करेंगे, मुकम्मल तफसीलात क्या हैं। साथ साथ कुछ ऐसी खबरें हैं जहां पर सरकार ने अभी तक काम नहीं किया, गैर संजीवी का मुजाहिरा किया गया, या तो कैट की तरफ से या जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की तरफ से या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से नोटिस जम्मू कश्मीर सरकार को या इंतजाम में बैठे लोगों को शामिल इस वक्त नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ये सारे मौज़ूआत आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि एक बड़ा इदारा जिस पर एक बहुत बड़ी आबादी इन्हिसार करती है, इलाज मुआलजे की गर्ज से यहाँ पर पहुँचती है, तलबा तालीम हासिल करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस बड़े इदारे के अंदर 400 से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं। इन खाली असामियों को भरने के लिए फौरी तौर पर क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं और ये तफसीलात कैसे हम तक पहुंची, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है, 1.5 घंटे तक हमारा और आपका साथ रहेगा, तो ये सारी खबरें आप तक तफसीली पहुंचेंगी। लेकिन हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास क्या है बताएंगे ज़हूर, क्योंकि आज फरवरी की 24 तारीख है अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। आज का दिन क्या कहता है ज़हूर? बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत तो फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज का दिन क्यों अहम है। आलमी और मुल्की सतह की चंद अहम वाक़यात है वो हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। तो आपको बता दें कि आज के दिन 1739 में ईरानी हाकिम नादर शाह ने बरसगीर के मुग़ल शहनशाह महमूद शाह को ज़ेर किया था, शिकस्त दी थी। और आज के दिन 24 फरवरी 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल मुकर्रर किया गया था। और आज के दिन 24 फरवरी 1821 में मैक्सिको ने स्पेन से आज़ादी हासिल की थी। बड़ा दिन मैक्सिको के लिए, क्योंकि आज ही के दिन इनको आज़ादी हासिल हुई थी। और आज के दिन 24 फरवरी 1945 में मिस्री वज़ीर आज़म अहमद माहिर पाशा को कत्ल कर दिया गया था। और आज के दिन 1968 में मद्रास की हुकूमत ने नाम बदलकर तमिलनाडु रखने का फैसला किया था। आपको याद होगा कि तमिलनाडु को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में हुकूमत ने नाम तब्दील करके तमिलनाडु रखने का फैसला किया। और आज के दिन साल 2013 में राउल कास्त्रो को दूसरी मुद्दत के लिए क्यूबा का सदर मुंतखब किया गया था, ये भी आज का दिन था। और आज के दिन 24 फरवरी 1945 में मिस्र और शाम का जर्मनी से इन्होंने ऐलान जंग का ऐलान किया था, दोनों मुल्कों ने। और आज के दिन 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम किया था। बांग्लादेश ने 1971 में आज़ादी हासिल की थी, लेकिन 1974 में फिर पाकिस्तान ने भी उसको एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया। और आज के दिन 1942 में फ़लस्तीन जाने वाला बहरी जहाज़ उस्त्रो रूस में उसको डुबो दिया गया, जिसके नतीजे में करीबन 800 अफराद जो उसमें सवार थे वो हलाक हुए। और आज के दिन 1955 में बगदाद पैक्ट का क़याम हुआ। तुर्की, इराक, पाकिस्तान और ईरान ममालिक जो है इसमें शामिल थे। इसका आगाज़ भी आज के दिन हुआ था। और आज के दिन 1866 में अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसी में पहली बार झंडा लहराया गया था। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। तो ये माजी की कुछ चंद अहम वाक़ात है वो हमने आपके सामने रखे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज दिन के हवाले से कई अहम शख्सियात, उनका जन्म भी हुआ और कई अहम शख्सियात का इंतकाल भी आज के दिन हुआ था। लेकिन ये तो थी माजी की बात। अब आज के दिन के हवाले से बात करेंगे और प्रोग्राम में क्या पहली खबर रहेगी बताएंगे आसिफ रशीद। चलिए शुरुआत प्रोग्राम की करते हैं और इससे पहले आम इंतखाबात की बात हो, एक अपडेट आपको दे देते हैं। कल से मुसलसल खबर गुलिस्तान न्यूज़ पर आप देख ही रहे हैं। आज चूँकि एक दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर तैयारियां चल रही थी, वज़ीर आज़म के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट दौरा आज यानी 24 तारीख को मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह का होना था, लेकिन ये दौरा मनसूख हो गया है और कमांड अस्पताल का इफ्तिताह आज ही होना था, वो भी नहीं हो सकेगा। दूसरी बात यह है कि आज के दिन मरकज़ी वज़ारत दिफ़ा की जानिब से और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तमाम काम मुकम्मल किया गया था, क्योंकि जहां पर उनको नॉर्दर्न बेल्ट में आ जाना था वहां से इतलात हैं कि कल ही कंफर्म कर दिया गया था। राजनाथ सिंह ने सिक्योरिटी सिचुएशन का भी जो अभी सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जाना था। और कमांड अस्पताल का इफ्तिताह, हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये वो अस्पताल है जिस पर सबकी नज़रें इसलिए हैं क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो, हर जगह से फ़ौजी एहलकार ज़ख्मी हालत में या हादसात का शिकार होते हैं, तो उस वक्त उनको यहाँ पर लाया जाता है। और इस अस्पताल को हरी झंडी दिखाने का या फिर इफ्तिताह करने का मतलब ये था
कि बहुत बड़े पैमाने पर राहत पहुंचाने की तैयारियां की जा रही थी फौज को एक तरह से, लेकिन नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर ये बड़ा अस्पताल जिसका इफ्ताज किया जाना था, इसको लेकर जो तैयारियां मुकम्मल की गई थी, खबर है कि बहुत जल्द शायद नई तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उधमपुर के अंदर आज मरकजी वज़ीर दिफा रक्षा मंत्री का दौरा नहीं होगा। बिल्कुल अहम दौरा ये था वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का, ताहम अब ये दौरा जो है मनसूख हुआ है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कमांड हॉस्टल उधमपुर की, ये नया अस्पताल कायम किया गया है खासकर मिलिट्री फोर्सेस के लिए, जो अगर ज़ख्मी होते हैं तो इनका बेहतरीन इलाज यहाँ पे होगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे मुहैया रखी गई है ताकि सिक्योरिटी फोर्स को या मिलिट्री फोर्स को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम किया जा सके। इसके साथ साथ ही उन्हें आज सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेना था, कई अहम मीटिंगें भी थी, जो फौज के आला कमांडर हैं उनके साथ मीटिंग थी, लेकिन कुल मिलाकर अब ये दौरा जो है फिलहाल तय प्लान के मुताबिक नहीं है। अब जरा आगे बढ़ेंगे, फटाफट से आपको बताते हैं कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं और तकरीबन 10 से 12 दिनों के बाद यानी 12 और 13 मार्च के आसपास लोकसभा इंतखाबात का ऐलान मुतवक्के है। शेड्यूल सामने आ सकता है, बाज़ाब्ता तौर पर मॉडल ज़ाब्ता इखलाक या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको आप कहते हैं वो नाफिज होने की भी तैयारियां या की जा सकती हैं। शेड्यूल जब अनाउंस होगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। और ये जो पार्लिमानी इंतखाबात हैं जिसकी तैयारियां मार्च और अप्रैल के वस्त में चल रही हैं, मई के आसपास मुल्क के अंदर नई हुकूमत होगी और अब ये उम्मीद की जा रही है कि 13 या 14 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल ऐलान किया जा सकता है और तकरीबन 15 तारीख के आसपास पूरे मुल्क के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज हो सकता है। इस बीच जो अलग अलग टीमें हैं इलेक्शन कमीशन की, वो जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश का दौरा भी एक साथ करेंगी, वो भी 13-14 के आसपास होना है। 12 और 13 का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल है और इंतखाबी तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या जो CEOs हैं उनके साथ मीटिंग होगी, तबादला ख्याल होगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की ये टीम जो है वो मुलाकात करने जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर SSPs, DCs, इलेक्शन बॉडी, DGP और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी के साथ भी, क्योंकि ये वो वक्त है जब पूरे मुल्क के अंदर तैयारियां चल रही हैं और रियासती सतह पर क्या तैयारियां इस वक्त की जानी हैं, कहां पर कमियां हैं, लूप होल्स कहां पर हैं, वो सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जब जम्मू कश्मीर आएगा तो 12 और 13 के आसपास इसकी डेट लगभग फिक्स कर दी गई है। सिक्योरिटी सिचुएशन का जब जायजा लिया जाएगा तो उसमें भी SSPs को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, अब आप देखेंगे इस इंतखाबी अमल के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर जब तैयारियां होंगी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के साथ ही उन अफसरान को जिनको आप डिप्टी कमिश्नर्स कहते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के तौर पर भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो इसीलिए उनके साथ भी बराह रास्त गुफ्तगू होगी। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ खबर है कि फुल इलेक्शन कमीशन का जो मेंबरान है वो इस वक्त पहुंचेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये तमाम लोग मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से गुफ्तगू शनीद करेंगे, कुछ एतराज़ात होंगे, कोई सवाल होगा, वो सारी चीज़ें भी कम से कम पता चल जाएंगी। और हमारी जानकारी के मुताबिक आने वाले हफ्ते में उत्तर प्रदेश के साथ ही जम्मू कश्मीर का दौरा 12-13 के आसपास होगा और 13 और 14 को बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जा सकता है शेड्यूल का। क्या एक ही बार? ये तो पॉसिबल नहीं है, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही थी, लेकिन फेजेस कितने होंगे, एक तो वो लगभग 13 और 14 तारीख को पता चल जाएगा। दूसरा 15 तारीख से ही जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के बाकी हिस्सों में आम इंतखाबात के लिए जो शेड्यूल होगा, प्लान तरतीब दिया गया है, उसके मुताबिक अनाउंसमेंट्स कर दी जाएंगी। तो उसका भी इंतजार करना होगा। जहां जहां पार्लियामेंट्री पोल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पहुंचानी हैं, उनको स्टोर करने का मामला है, फिर लोगों को ट्रेन करना, 1 से 1.5 महीने का बीच में वक्त बचता है। उस सारे के दौरान ये सारी तैयारियां हैं वो की जाएंगी इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से और तमाम तैयारियां सेंटर में मुकम्मल की गई हैं। लेकिन रियासतों के अंदर प्रिपरेशंस क्या हैं, दौरा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जानने की कोशिश इस वक्त ज़रूर कर रहा है। बिल्कुल 11 और 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पूरी टीम है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी और लगभग जो है तमाम रियासतों का दौरा कहीं ना कहीं या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं उनका दौरा मुकम्मल हो चुका है। और अब जो है जम्मू कश्मीर का दौरा भी 11-12 मार्च को मुतवक्का है, जहां वो सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और साथ ही साथ पुलिस अफसरान और बाकी जो दीगर इंतज़ामिया के एहलकार हैं, DCs हैं, उनके साथ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो टीम है वो मीटिंग करेगी, बासु मुबासा होगा और कई स्टेक होल्डर्स से वो बातचीत करेंगे। और उसके साथ ही फिर 13-14 को मुतवक्का है कि लोकसभा इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात थी इंतखाबात के हवाले से। बात ज़रा आपको बताएं अब किसानों पर, क्योंकि अपडेट मुसलसल आपको दे ही रहे हैं या बताया जा रहा है।
किसानों के एहतिजाज को आज 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए हैं और इन किसानों की जानिब से जो मुसलसल सड़कों पर एहतिजाज कर रहे थे, पुरअमन चीज़ें थी, लेकिन हालात पिछले 12-15 घंटों में उस वक्त ख़राब हुए जब हरियाणा में एक मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग के बाद ताज़ा झड़पें होने की इतलात हैं। कई लोग जख्मी हुए हैं। किसानों की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया है, इसकी तस्दीक पुलिस हुकाम ने की है, जबकि पुलिस की जानिब से भी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कई किसान जख्मी हुए हैं। इसकी कंफर्मेशन अभी तक हो रही है। हरियाणा का खीरी चोपटा इलाका है, यहाँ पर पुरतशद्दुद झड़पें हुई हैं। कहा गया कि बड़ी तादाद में किसान यूनियन और खाप पंचायत, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर, चूंकि एक मीटिंग था और कानूनी बॉर्डर की तरफ ये लोग मार्च भी कर रहे थे और कानूनी बॉर्डर से पहले ही मीटिंग जहां पर तय थी उस मकाम पर इन लोगों के दरमियान इनको पुलिस रोकने की कोशिश करती है और फिर इस दौरान कुछ लोगों की जानिब से पथराव किया जाता है। पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इन लोगों पर ताकत का इस्तेमाल किया है। सिचुएशन एस्केलेट करने के लिए फौरी तौर पर मजीद फोर्सेस को तलब किया गया और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे कि 4 दौर की बातचीत, 5वीं की कोशिशें, इस दौरान 26 तारीख परसों का दिन भी बड़ा अहम रहेगा। पीर को इनने फिर से ट्रैक्टर मार्च निकालने और 14 को दिल्ली के अंदर महापंचायत बुलाने से पहले ही ये सारी चीज़ें होने लगी हैं। और इधर जो इलेक्शन वाला मामला हम आपको बता रहे हैं, इसके पास बड़ी मुश्किलात इस वक्त हुकूमत पर या हुकूमती इदारों के सामने वो हैं, पैदा हो रही हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों की कर्ज माफ़ी की मांग या दीगर मामलात पर इस वक्त एहतिजाज किया जा रहा है और ताज़ा झड़पों में कुछ लोगों के मामूली जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं और शंभू बॉर्डर पर ज़हूर सूरत हाल ख़राब भी हुई है। इस तरह की कंफर्मेशन हो रही है। बिल्कुल, लगातार किसानों का एहतजाज जारी है और किसानों पर जो है पुलिस, हरियाणा पुलिस या जो दिल्ली पुलिस है, पंजाब पुलिस है, उनकी जानिब से लाठीचार्ज भी किया जा रहा है ताकि ये जो किसानों की का जो मार्च है, ये जो एहतजाज है किसानों का, इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके, क्योंकि लगातार किसान सड़कों पर है और इससे कहीं ना कहीं आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहा है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर है और अभी भी कहीं ना कहीं हुकूमत और किसानों के दरमियान बात बन नहीं रही है। लगातार 4 मीटिंगें हुई, लेकिन 4 मीटिंगों के बाद भी अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि किसानों का यह एहतजाज जल्दी ख़त्म हो और कोई ना कोई बात हुकूमत के साथ बन पाए ताकि किसान जो है वो भी अपने घरों को लौटे। आज पूरे 12 दिन हो गए हैं, तो 2 हफ्तों के बाद भी एहतजाज में जो या ख़त्म करने की या तातुल को ख़त्म करने की कोशिशें हुकूमती सतह पर हुई हैं। चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग हुई और उसमें इन्वॉल्व किया गया तमाम उन कमेटी के मेंबरान को। अर्जुन मुंडा जो कि मरकज़ी वज़ीर ज़राअत हैं, इसके अलावा पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान, उनको भी मीटिंग में 2 बार शामिल किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कंसेंसस किसी बात पर नहीं बन सका है। तो इन 2 हफ्तों के बाद अब दिल्ली कूच करने की तैयारियां तेज़ हो रही हैं और सुबह सुबह सिक्योरिटी और बढ़ाने की बात भी सामने आई है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर और पंजाब से हरियाणा में दाखिले की इजाज़त इन लोगों को ना देने के बीच ये झड़पें जो हुई हैं, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं। अब ज़रा बात जम्मू कश्मीर की फिर से करेंगे और आपको बताएंगे कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कुछ कवानीन पिछले दिनों बनाए गए और वो ऑर्डिनेंस जो बिल की शक्ल में सामने आए, फिर कानून की ये कानून बनकर आए और मरकज़ी वजारत की जानिब से जब बिल पेश किए गए तो मुख्तलिफ तबके थे। जम्मू कश्मीर के अंदर भी 40 से ज़्यादा जब इनकी अब तादाद हो गई है जिनको ओबीसी में लाया गया या ओबीसी का दर्जा अदर बैकवर्ड क्लासेस में सरकार की जानिब से लाने के लिए पहल की गई। लेकिन जैसे ही ये पहल हुई तो उसके साथ सवाल ये भी पूछा जाने लगा कि क्या जो पुराना क्राइटेरिया था जिसमें आरबीए में भी कुछ लोग आते थे, कुछ लोग मुख्तलिफ कैटेगरीज में आते थे और वहाँ से भी वो परसेंटेज अलग अलग थी तो फ़वाइद हासिल करते थे, इन सारे सवालों के बीच जवाब इस बात का तलाशने की कोशिश हुई कि जो ओबीसीज हैं उनको एक्चुअल में कितना फ़ायदा मुलाजमत में मिलेगा, एडमिशन्स में कितना फ़ायदा मिलेगा और बाकी कितने लोग होंगे जिनको ओबीसीज में इंक्लूड करने पर गौर व फिक्र किया जा सकता है। तो इस पर अहम तरीन खबर यह है कि बहुत जल्द सरकार की जानिब से प्लान तरतीब दे दिया गया है, लेकिन उस पर हतमी फैसला जो है वो कमीशन को लेना है, उस कमीशन को जिसको आज सरकार की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर 6 मजीद माह के लिए तौसी दे दी गई है। और ये वो कमीशन है जो पिछड़े तबकों के लिए या जो ऐसे तबकात हैं जो रिजर्वेशन के फ़वाइद हासिल नहीं कर सके या फिर वो तबके जो अभी तक किसी वजह से सरकार की अदम तवज्जो का शिकार रहे, उनके लिए कमीशन बनाया गया था जिसने पडारी, पहाड़ीज, कोलीज, गड्ढा ब्राह्मण इन सबको एसटी स्टेटस का दर्जा देने के लिए पहल की थी और जो रिकमेंडेशंस थी मरकज़ी वजारत के सामने रखी थी।
वही ओबीसी के लिए भी काम करता रहा। अब ये रिजर्वेशन फीसद कितना होगा, कुछ दिनों के दौरान हतमी शक्ल इस प्लान को दे दी जाएगी। एक बात। दूसरा, 6 महीने की इस तौसी के दौरान ही जो कमीशन है, जिसको जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह रिकमेंडेशन जब देनी थी, तो जो एक क्राइटेरिया फिक्स होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसी के अंदर रहकर काम करने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर J&K सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन JKSC-BCC, जिसको 6 महीने के लिए तौसी करने के बाद पैनल जो है वो फाइनल रिपोर्ट अब इसकी तरफ से दोबारा से सरकार को दी जाएगी। उसके बाद से ये पता चलेगा कि जिन लोगों को ओबीसी में शामिल किया गया है उनको कितने फीसद रिजर्वेशन मिलेगी, मुलाजमत हो या बाकी प्रोफेशंस में। तो वो रिजर्वेशन वाला जो सवाल था कि क्या वो जो पुराना एक क्राइटेरिया था उसको डिवाइड करने की कोई कोशिश है, या फिर मुल्क के बाकी हिस्सों में जितनी परसेंटेज मिलती है वही जम्मू कश्मीर के अंदर भी दिया जाएगा। तो इस पर कुछ दिनों में चीजें तय हो जाएंगी। रिजर्वेशन की हो रही है तो आपको बता दें कि रिजर्वेशन पर जल्दी फैसला मुतवक्का है और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन के मामलात को लेकर सरकार संजीदा है। और जो मुख्तलिफ किस्म के रिजर्वेशन है, चाहे वो एजुकेशन में हो या जॉब्स में हो, उसके लिए जो है हिकमत अमली तैयार दी गई है और फ़िलहाल 6 माह की तौसी इसमें कर दी गई है। ताहम हतमी फ़ैसला जो है वो अभी बाकी है और फ़िलहाल 6 महीनों की जो तौसी कर दी गई है और इस दौरान जो है इस पर मोहर लगेगी कि कितनी रिजर्वेशन मिलेगी, एजुकेशन में कितनी मिलेगी और जॉब्स में कितनी रिजर्वेशन मिलेगी। इस हवाले से जो है हतमी फ़ैसला लेना है और फ़िलहाल इसमें 6 महीने की तौसी कर दी गई है और 6 महीने के अंदर ही या 6 महीने के बाद ही इस पर कोई फ़ैसला मुतवक्का है कि जो ओबीसीज़ है, बैकवर्ड कैटेगरी से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको तालीम में या रोज़गार में कितनी फ़ीसद रिजर्वेशन जो है वो मिल सकती है। सरकारी सराय ने इस बात की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है कि जो इस वक्त महकमा कानून इंसाफ और पार्लिमानी उमूर है, उसने इस कमीशन को 17 मार्च के बाद मजीद 6 महीने का वक्त दिया जाएगा, तौसी देने का हुक्म जारी कर दिया है। और ये जो कमीशन है वो ये जो फिक्स अब 6 महीने कर दिए गए हैं, इसी मुकर्रर मुद्दत के अंदर काम को मुकम्मल करेगा और इस मामले में हतमी जो सिफारिशात हैं वो भी पेश की जाएंगी। महकमा कानून इंसाफ के इस हुक्मनामे या जो पार्लिमान के का महकमा है उसकी जानिब से इस ऑर्डर में तस्दीक कर दी गई है। चीफ जस्टिस रिटायर्ड जी डी शर्मा जिनकी सरबराही में ये कमीशन काम कर रहा, सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और इसके अलावा PSC मेंबरान रूपलाल भारती और रिटायर्ड IPS अफसर मुनीर अहमद खान भी इस पैनल का हिस्सा बनाए गए हैं, कमीशन का हिस्सा हैं। मार्च 2020 में ये कमीशन कायम किया गया था और इस बात पर जोर देते हुए कि कमीशन और सरकार OBCs को दिए जाने वाली जो रिजर्वेशन है हतमी आदादोशुमार पर काम कर रही है। ज़राए के मुताबिक 12 से 14% के दरमियान ये रिजर्वेशन हो सकती है और अभी हतमी फैसला होना बाकी है। OBC या फहरिस्त में शामिल जो नई ज़ातें हैं, जिनमें तकरीबन 46 के आसपास ये तादाद पहुंच गई है और कहा गया कि 50% के अंदर हद को मुकर्रर करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी इस बड़े कमीशन के सामने होगी। और OSCs जो हैं, जो दीगर समाजी ज़ातें हैं, उनको भी सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में तकरीबन 4% रिजर्वेशन दिया गया था और रिजर्वेशन लिस्ट में OBC को बाज़ाब्ता तौर पर शामिल करने के बाद OSC ज़ुमरे को हज़फ कर दिया गया था जब हटाने का इसको फैसला लिया गया था। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन और तालीमी इदारों में भी OBC के लिए तयशुदा जो पर पंचायत और म्यूनसिपल इंतखाबात पर भी गौर किया जा रहा है कि कितने फ़ीसद OBCs को रिजर्वेशन पंचायतों और जो लोकल इदारे हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ पर दी जा सकती है। जो इस वक्त ये तादाद तकरीबन बन रही है वो 46% के आसपास टोटल जो OBCs में ज़ातें शामिल की गई हैं और कमीशन को फहरिस्त में शामिल करने के लिए मज़ीद दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं, जिसका मतलब है शायद ये 50 से पार भी जा सकती हैं। कुछ और ज़ातों को शामिल किया जा सकता और ये सिफारिश भी इसी कमीशन को करनी है। एक बात, इसके अलावा एक और बड़ा काम जो अब ज़ेर इल्तिवा है वो है पसमानदा इलाकों को के अंदर रहने वाले लोग, उनको भी रिजर्वेशन के तहत फ़ायदा देना। कितनी फ़ीसद होगी ये भी डिसाइड करना है। पहाड़ीज़ हैं, पडारीज़ हैं, गड्ढा ब्राह्मण्स हैं, जिनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया, तो इस ज़ुमरे में शामिल करने के बाद क्या सिफारिश की जाएगी? 8 से 10 के आसपास या फिर मज़ीद इसमें बढ़ाने की कोई बात हो सकती है। ये तो बहरहाल हतमी फैसला होगा तब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन RBA ज़ुमरे को 20% रिजर्वेशन जो पहले से हासिल था, बाद में काफ़ी हंगामा आराई हुई थी, फिर 10% ये कर दिया गया।
और इस पर काफ़ी सियासतदानों समेत जो 62 शख्सियात थी, ऐसे अफराद थे जिनने अपनों को अपॉइंटमेंट्स उनकी करवाई और फवाइद भी हासिल किए। जो गांव देहात के लोग थे मैक्सिमम उन लोगों ने फ़ायदा उठाया, लेकिन उसमें भी असर व रसूख रखने वाले लोगों ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया, तो इसलिए काफ़ी हंगामा इस पर माजी करीब में हमने देखा है। आरबीए के ज़ुमरे में अलग से शामिल करने या क्या आरबीओ को खत्म कर दिया जाएगा, इस सवाल पर भी गौर कमीशन की जानिब से किया जा रहा। और कमीशन ने इन इलाकों जो पसमानदा इलाके हैं खासतौर पे दावों की हिमायत में लोगों से नुमाइंदगियां भी तलब की थी और अब आरबीए को बाज़ाब्ता तौर पर बड़ी तादाद में जिन लोगों के दावे मौसूल हुए कि वो आरबीए कैटेगरी में आते हैं, किसी भी इलाके को पसमानदा करार देने के लिए मुकर्रर करदा जो मयारात हैं उसकी बुनियाद पर हतमी फैसला किया जाएगा। और ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि कई ऐसे गांव हैं जिन्हें पहले पसमानदा करार दिया गया था और गुज़श्ता बरसों में तरक्की की जा चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से इन इलाकों का जायज़ा नहीं लिया गया है, जिसका मतलब यह है कि सरकार बहुत जल्द इस पर भी फैसला लेने जा रही है। यानी 3 चीज़ें आपके सामने डिसाइड होने वाली हैं। नंबर 1 कि जो ओबीसी कैटेगरी में आ गए हैं उनको कितनी एग्जैक्टली रिजर्वेशन मिलेगी, परसेंटेज क्या होगी। फिर पहाड़ीज, पडारीज, गड्ढा ब्राह्मण, इसी कमीशन ने रिकमेंड किया था कि इनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, तो वो तो काम हो गया है, बिल भी पास हो चुके हैं, उस पर सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने दस्तखत भी कर दिए हैं। अब इस कमीशन ने यह तय करना है कि पहाड़ियों को कितनी फीसद रिजर्वेशन मिलेगी मुलाजमतों में, तालीमी इदारों में, ये सारा जो है वो भी साफ हो जाएगा अगले 6 महीनों में। इसके साथ साथ जो बड़ा सवाल कि क्या आरबीए को खत्म कर दिया जाएगा, तो एक बात समझ में आती है कि हुकूमत के पास फीडबैक है उन इलाकों का जो पसमानदा इलाके थे, जो बैकवर्ड कैटेगरी में आते थे, और आरबीए में आने वाले इलाकों को रिवीजन करने के बाद, रिव्यू करने के बाद ये पता लग जाएगा कि कहां पर कितनी तरक्की हुई है और किसको इस जुमरे से बाहर रखा जा सकता है। तो वो जो 20% से 10% के आसपास किया गया था उसको भी खत्म करने पर गौर हो सकता है, क्योंकि अब मैक्सिमम एरियाज के अंदर या तो एससी में या एसटी में या ओबीसी में लोग शामिल हो गए हैं, तो वो आरबीए वाला जो है वो गैर जरूरी यहाँ पर फॉर्मूला फिर समझ आता है। इसलिए सरकार की तरफ से इस पर भी गौर खोज किया जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत जल्द परसेंटेज पर अब काम होगा। इस कमीशन को 6 महीने का मजीद वक्त दिया गया है। अगले 6 महीनों में ये सारी चीजें लगभग क्लियर हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चाहे वो सरहदी बेल्ट है, पसमानदा इलाके हैं, उन सारी चीजों को। तो आज ये भी पता चला कि ओबीसीज की जो रिजर्वेशन है वो तकरीबन 12 से 14% के दरमियान हो सकती है। अभी इस तरह की इतलात हैं। अब बात जरा लद्दाख की ज़हूर बताएंगे, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है उस ज़ैली कमेटी की जिसको वजारत दाखिला की जानिब से तश्कील दिया गया है। बिल्कुल, आज बड़ा दिन और बड़ी खबर लद्दाख के हवाले से, क्योंकि लद्दाख के जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो लगातार मुतालबा कर रहे थे स्टेटहुड का और 6th शेड्यूल का, और भी कई मामला थे और इस हवाले से कई मीटिंगें उनकी हुई मरकज़ी सरकार के साथ। ताहम कुछ बातों पर या जो कुछ मामलात पर जो है हुकूमत राज़ी होगी, खासकर जो स्टेटहुड और 6th शेड्यूल का जो मुतालबा है उस पर कहीं ना कहीं हुकूमत जो है मुशावरत के लिए राज़ी हुई और आज उस पर उस हवाले से अहम मीटिंग होगी। और जो होम मिनिस्ट्री है और जो पिछली मीटिंग में हमने देखा कि एक सब कमेटी बनाई गई थी और उनके दरमियान और हुकूमत के दरमियान आज जो ज़िली कमेटी तश्कील दी गई थी, ज़ैली कमेटी, और LAB और KDA की जो उसमें शमूलियत थी उनकी आज मीटिंग होने वाली है और स्टेटहुड और 6th शेड्यूल पर कोई हतमी फैसला लिया जा सकता है। इस वाले से आपको बता दें कि करीबन 9 मेंबरों पर मुश्तमिल ज़िली कमेटी बनाई गई थी और उसमें जो है लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो मेंबरान थे वो इसमें शामिल थे और आज उनकी मीटिंग करीबन 11 बजे ये मीटिंग हो सकती है। मोहम्मद इसहाक हमारे साथ हैं। मोहम्मद इसहाक पुलिस्तानी नुमाइंदा इस वक्त लद्दाख से ज्वाइन किए हैं। रोज़ अव्वल से इस खबर पर उन्होंने अपडेट भी दिया है। आज की मीटिंग एग्जैक्टली कितने बजे है इसहाक, और क्या चीज़ें तय पानी है? ज़ैली कमेटी बनाने का असल मकसद क्या? जी आपको आज का मीटिंग लद्दाख के तनाजुर में काफी अहम है, क्योंकि इससे पहले यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से एक हाई पावर कमेटी बनाया था और उस हाई पावर कमेटी में राष्ट्रीय सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे एपेक्स और KDA के बीच में। और अब जब लद्दाख के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद HPC का मीटिंग यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ MOS होम के साथ हुआ और वहाँ ये तय किया कि अब एक सब कमेटी बनाया जाएगा जहाँ पे एपेक्स और KDA के 3 लोग रहेंगे और लद्दाख के जो अहम मुद्दे हैं जी। बड़ी बात यह है कि इससे पहले जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटहुड 6th शेड्यूल और PSC के ऊपर कहीं ना कहीं बातचीत देखने को नहीं मिल रहा था और अब राजी हुआ है कि आज जो है 3 जो मुद्दे हैं स्टेटहुड 6th शेड्यूल और PSC के ऊपर बातचीत किया जाएगा और मीटिंग
आज 11 बजे के करीब शुरू होगा, जहां पे एमओएस होम नित्यानंद राय के साथ साथ जो होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल रहेंगे, यूनियन टेरिटरी लद्दाख के एडवाइजर रहेंगे और एपेक्स और केडीए से 3 लोग रहेंगे। तो आज का मीटिंग काफी क्रूशियल और अहम है, क्योंकि आज जब 3 मुद्दों पे बातचीत करेगा तो ये देखने वाली बात अहम है कि क्या किसी मुद्दे पे, 3 में से किसी मुद्दे पे कंसेंसस बनता है। क्योंकि आपको बताते चले पीएससी के हवाले से कहीं ना कहीं इनपुट्स लगातार आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीएससी के हवाले से लद्दाख के अनएम्प्लॉयड यूथ को राहत मिल सकता है और दूसरी जानिब 6 शेड्यूल और स्टेटहुड के ऊपर भी बातचीत कर सकता है। तो देखने वाले बात हमें किस तरह के आउटपुट देखने को मिलेगा। दूसरी जानिब लद्दाख के अंदर सभी लोग जो है आज की मीटिंग के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं और तवक्को रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से एक अच्छा जो है आउटपुट आज की मीटिंग से निकल के आया है। ये जैली कमेटी बनाने का मकसद समझ नहीं आता। अब जो इससे पहले करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस या लेह एपेक्स बॉडी काम कर रही थी, क्या वहां कोई कम्युनिकेशन में कोई कमी रही या फिर उसी का एक हिस्सा माने? मामलात वही हैं, चेहरे वही हैं, सिर्फ तरीकाकार जरा मुख्तलिफ तलाशने की कोशिश हुई है। जी बिल्कुल, इसमें मामलात भी वही हैं, चेहरे भी वही हैं और बातचीत भी उन्हीं मुद्दों पे किया जाएगा। और अहम चीज ये है कि जो मुद्दे एपेक्स और केडीए ने सामने रखेगा, अब गवर्नमेंट उन्हीं मुद्दों के ऊपर बातचीत करेगा। यानी कि ये कि पहले एपेक्स और केडीए के कई सारे लोग हुआ करते थे और उसके जगह पे 3 मेन जो लोग रहेंगे। खासकर अगर हम एपेक्स बॉडी लेह की बात करें, इसमें नवाब नजरुद्दीन जोहरा जो कि कांग्रेस के टेरिटोरियल कांग्रेस यूटी लद्दाख के प्रेसिडेंट हैं, और उसके अलावा थुकसन सेवोन जो कि चेयरमैन है एपेक्स के, और छरिंग लागरुक जो कि लद्दाख पुलिस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये 3 जो मेन लोग हैं वो एपेक्स की तरफ से रहेगा। और दूसरी जानिब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से सज्जाद करगिल जो कि इस्लामिक स्कूल करगिल का एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इन्फ्लुएंशियल, और उसका रिप्रेजेंटेटिव है। और उसके अलावा कमर अली आखोन जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है वर्किंग प्रेसिडेंट है यूटी लद्दाख के, और साथ ही साथ अगर हम जनरली कहें तो असगर अली करबलाई वर्किंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। तो ये 3 अहम लोग रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मुद्दों मेन जो अब आज का मीटिंग इसलिए अहम है, इससे पहले स्टेटहुड, 6 शेड्यूल और पीएससी के ऊपर कहीं ना कहीं बातचीत देखने को नहीं मिला है। तो आज स्पेसिफिकली लद्दाख के जो लीडर्स ने सामने पॉइंट रखा है, उन्हीं मुद्दों के ऊपर डिस्कस। अच्छा, एक आखिरी चीज बताइएगा, ये जो सारे मामलात हैं, पहले हाई पावर कमेटी और अब जो सब कमेटी बनाई गई है, होम मिनिस्ट्री ने तो कमेटी तश्कील दी है, लेकिन एक मामला जिस पर बहुत पेच फंसा वो है मुकम्मल रियासत का दर्जा देना, फुल स्टेटहुड की जो बार बार बात कही जा रही है। और इस पर बेशतर ऐसे बीजेपी के लीडरान हैं जिनमें खुद रुकने पार्लियामेंट लद्दाख ने भी एक बार कहा कि बाकी सारे लोग पहले यूनियन टेरिटरी की मांग करते रहे, स्टेटहुड वाला तो कहीं मामला ही नहीं था। तो वो मौक़िफ़ हुकूमत का क्या है वो समझ में आता है। यानी ये जो स्टेटहुड वाला मसला है, इस पर बात बन पाएगी। बाकी चीज़ें तो ठीक है, जेन्युइन सारी चीज़ें हैं, मगर इस मामले पर जब पहले इस तरह के बयानात आ चुके हों तो उस लगता नहीं कि थोड़ा सा यहाँ पर भी पेच फंसने वाला मुस्तकबिल? जी, एक चीज ये है कि जिस तरह से गवर्नमेंट की जानिब से क्लियर कट ये देखने को मिला है कि अब लद्दाख के जो मुद्दे हैं, खासकर स्टेटहुड की बात करें और 6 शेड्यूल की बात करें और पीएससी की बात करें, इन 3 मुद्दों के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। पहले डिस्कशन होंगे, फिर डिलिब्रेशन होंगे, फिर इसके बाद ये तय होगा कि अगर लद्दाख को स्टेटहुड दें या न दें तो कैसे गवर्नमेंट की तरफ से दे सकता है। तो उन्हीं मुद्दों के ऊपर आज जस्ट बातचीत, एक डायलॉग का सिलसिला शुरू हुआ है और वहां से आउटपुट आएगा कि गवर्नमेंट का रुख किस तरफ जाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इसहाक लद्दाख से हमारे साथ थे। आज 11 बजे मीटिंग होने जा रही है। 9 मेंबरान इस कमेटी का हिस्सा हैं। ये जैली कमेटी है और इसको तश्कील दिया है मरकजी वजारत दाखिला ने। मामलात वही हैं, इसहाक बता रहे थे, चेहरे वही हैं, कुछ नया इंक्लूजन, कुछ ज़रूर फेसेस नए, लेकिन लद्दाख के बुनियादी मामलात पर और लद्दाख की बेहतरी के लिए सारे इकदाम उठाने पर इस वक्त कोशिशें हो रही हैं। दिन में ज़रूर आपको दोबारा इस मामले पर अपडेट करेंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। सलाम जेके जारी रहेगा। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो बात कुछ और ख़बरों पर भी करेंगे और आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखते हैं।